सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो कौन से सोर्स हैं? हम आज पढ़ेंगे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, जो इंडियन गवर्नमेंट की मेन फंक्शंस है चलाने के लिए गवर्नमेंट को। तो रेवेन्यू सोर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, both which are the crucial for meeting development administration। here are detail explanation। मतलब सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरकार की दो जो मेन फंक्शन माने जाते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू के, वे हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये क्या है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन है, टैक्स बर्डन क्या होता है और टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स बर्डन होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर लगाई गई जितनी भी उसके ऊपर अमाउंट है टैक्स की, वो हमेशा टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे अपनी एक चीज़ का सेक्रीफाई करना पड़ता है जिसकी अमाउंट प्लस उसकी सेक्रीफाई जोड़ के बनती है, इसलिए टैक्स रेवेन्यू से हमेशा टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? टैक्स रेवेन्यू कंप्राइज कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय सिटीजन एंड बिजनेस टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट। मतलब क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है, देनी ही देनी पड़ती है सिटीजन्स को, नागरिकों को और बिजनेसमैन को गवर्नमेंट से, बिना कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिले हुए, कोई फ़ायदा डायरेक्ट नहीं मिलेगा इसका। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्सेस को दो चीज़ों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। देख सकते हैं हम जब क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम अगर टैक्स का, तो क्या होता है हमारे पास अलग अलग टैक्स आते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स आते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स आते हैं, रिग्रेसिव टैक्स आते हैं, इसका आगे हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस ड्यूटी हैं। ये सभी क्या हैं? ये टैक्स के ही पार्ट हैं। आगे हमें देख सकते हैं हम स्पेसिफिक टैक्स, एड वॉल्यूम टैक्स, ये सभी टैक्स देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे हम डायरेक्ट। तो दीज आर टैक्सेस लाइव्ड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। मतलब डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं और इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये देने पड़ते हैं। इन टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें अलग अलग टैक्सेस आते हैं, जैसे इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इंडिविजुअल अर्निंग बेस्ड ऑन देयर इनकम स्लैब। जितना भी वो कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स है उसकी स्लैब्स के अंदर आती है, तो उसे इनकम टैक्स भरना पड़ता है। भारत में हम देख सकते हैं कि 1.75 करोड़ लोग टैक्स इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन 5% जो टैक्स भरते हैं उनमें से क्या है, जीरो रिटर्न टैक्स भरते हैं। और ये दर बढ़ रहा है जीरो टैक्स रिटर्न भरने का। इस तरीके के टैक्स को इनकम टैक्स के अंतर्गत ही रखा गया है। देख सकते हैं हम जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनी, एक कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर लगता है। वेल्थ टैक्स जो अबोलिश किया गया है, ख़त्म कर दिया है 2016 में। टैक्स ऑन नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नेटवर्थ पे लगता था ये टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट लाइक प्रॉपर्टी और स्टॉक्स, को बेचने से जो भी प्रॉफिट कमता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। डायरेक्ट टैक्स हम देख सकते हैं, गूगल टैक्स है, जो मिसलेनियस टैक्स हैं, कॉरपोरेशन टैक्स हैं, इनकम टैक्स हैं, एमेट है, एसटीटी सीटीटी है और बायबैक टैक्स है, टीडी टैक्स है। ये सभी टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ये जो लगते हैं उन गुड और सर्विस के ऊपर लगते हैं जिसको पास किया जा सकता है, उनको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे रिप्लेस किया गया है मल्टीपल टैक्स से, जैसे वैट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इन सबसे रिप्लेस करके गुड एंड सर्विस टैक्स बनाया गया है। कस्टम ड्यूटी जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स लगाया जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, जो रिप्लेस किया गया है जीएसटी के द्वारा बहुत सी गुड्स के ऊपर। यूनियन एक्साइज गुड्स जो लगाया जाता है स्पेसिफिक गुड्स लाइक पेट्रोलियम, टबैको एक्सेट्रा के ऊपर।
तो देख सकते हैं हम गुड एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्स एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है जीएसटी के फंक्शन के बारे में कि कैसे जीएसटी काम करता है। जैसे कि सबसे पहले ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके ऊपर लगाया जाता है, फिर ये टैक्स आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एम का मतलब मैन्युफैक्चर, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर वो होलसेलर है, और आर का मतलब रिटेलर के पास, और सी का मतलब कंज्यूमर है। तो मैन्युफैक्चर से शुरू हुआ है, वो होलसेलर के पास आगे सरकाया, फिर वो होलसेलर से हमारे पास रिटेलर के पास पहुंचा, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास पहुंचा। इस प्रकार से क्या है, जीएसटी शिफ्ट होते होते लास्ट में जो इंसिडेंट्स हैं, जो प्रभाव, जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें, वो कंज्यूमर के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जीएसटी काम करती है। जैसे कि जीएसटी से फ़ायदा क्या हुआ कि जो पहले जीएसटी लगती थी, विदाउट जीएसटी से पहले देख सकते हैं हमारी पेमेंट कितनी थी, इतनी, जीएसटी विदाउट जीएसटी से पहले हमारी इतनी लगती थी 13,507 रुपये, जैसे कि एक उदाहरण के साथ। तो इसमें देखो फ़ायदा हुआ है जीएसटी आने के बाद, अब कंज्यूमर को 3,000 रुपये सस्ता पड़ता है माल पहले से। तो इस प्रकार का फ़ायदा भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो कास्केडिंग इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था उससे छुटकारा मिला हमें जीएसटी के थ्रू। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें इंक्लूड होती है रिसिप्ट अर्न कमाए जाते गवर्नमेंट के द्वारा अदर सोर्स से टैक्स की तुलना में, ये कंपलसरी पेमेंट नहीं होती, इसमें इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या है, जो पेमेंट फॉर सर्विस लाइक इंश्योरिंग लाइसेंस या सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट को दी जाती है। फाइन एंड पेनल्टी जैसे कलेक्ट किया जाता है, कोई वायलेंस करता है या लॉ को तोड़ता है तो उससे फीस ली जाती है। जैसे कि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम हेलमेट नहीं पहनते, तो हमने लॉ को तोड़ा तो उसके बदले हमें गवर्नमेंट को फाइन देना पड़ता है, हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है। तो इस प्रकार के टैक्स, इस प्रकार के जो सोर्स है इनकम के, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। मतलब सरकार ने कहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे कि ओएनजीसी, एलआईसी और रेलवेज हैं, इनके थ्रू जो प्रॉफिट सरकार कमाती है उसे डिविडेंड प्रॉफिट कहते हैं। डिविडेंड प्रॉफिट मंत्र क्या होता है कि सरकार डायरेक्ट किसी कंपनी में लगी हुई है तो उससे प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से सरकार डिविडेंड कमाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, अर्निंग फ्रॉम द लोन गिवन टू द स्टेट। मतलब जो स्टेट को लोन दिया हुआ है सरकार ने, उससे भी सरकार कमाती है। यूनियन टेरिटरी से या फॉरेन गवर्नमेंट से भी सरकार कमाती है। ग्रांट्स मतलब जो एक्सटर्नल ग्रांट्स मतलब जो रिसीव्ड होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, मतलब दूसरे देशों से जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। अदर रिसिप्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन मतलब रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, मतलब जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन थे ना, जैसे कि टेलीकॉम को बेचे गए थे, अभी भी देखने को मिलता हमें, जियो ने, एयरटेल ने जो स्पेक्ट्रम खरीदे हैं उसके लिए क्षेत्र को बेचने की, तो उससे भी सरकार कमाती है। डी इन्वेस्टमेंट अर्निंग फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन द पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट बेचकर कमाती है पब्लिक सेक्टर में अपने स्टेक्स को, मतलब जो भी पब्लिक सरकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ सरकार प्राइवेट सेक्टर को में दे दे या सरकार उससे डी इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। आगे चलते हैं रॉयल्टी के बारे में। इनकम फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक कोयल ऑयल एंड मिनरल्स, इनके द्वारा सरकार जो स्टॉक रखती है उसके द्वारा सरकार कमाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फंड फ्रॉम द बोथ सोर्स आर यूज टू फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इनको बनाने में सरकार टैक्सेस का इस्तेमाल करती है। पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार स्कीम चलाती है जैसे मनरेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसमें लाए जाते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए सरकार एलोकेट करती है, नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री के लिए मॉडर्नाइजेशन।
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये सहायता करता है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में और प्रमोट करने में इकोनॉमिक ग्रोथ। लिमिटेशन इन टैक्स, जैसे कि लेफ्ट को रो दिखाया गया है कि इसमें एक हमें इसका महत्व ये है कि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट जो दिखा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बारे में जो प्रपोज की गई थी इकोनॉमिक्स आर्थर लेफर के द्वारा। ये दिखाता है कि जो टैक्स रेवेन्यू शुरुआत में जो बढ़ा रहे हैं हायर टैक्स रेट बट डिक्रीज कर रहे हैं आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट के बाद, जो डिसेंटिव वर्क कहते हैं, डिसेंटिव जो लीडिंग करता है रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो इसका क्या रोल, ये हम देख सकते हैं। लेफर करो क्या कहता है कि लेफर करो कहता है कि हमारे पास एक टैक्स रेट है, एक टैक्स रेवेन्यू है। तो क्या है कि सरकार है ना ज़्यादा टैक्स भी नहीं इम्पोज कर सकती, क्योंकि जो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी तो एक टाइम पे जो देश की स्थिति है वो डिक्लाइन करने लग जाती है। सरकार एक बैलेंस में टैक्स को रखती है ताकि ना तो ज़्यादा ना हो टैक्स, ना ही कम हो, एक बीच का मिडल पॉइंट हो जो ऑप्टिमम पॉइंट हो। जितना जैसे हम पढ़े थे कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट और मैक्सिमम सोशल कॉस्ट हमारी बराबर होनी चाहिए, तो उसी तरह का टैक्स अभी भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उस लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक टैक्स को पहुँचाना ही लेफर करो दिखा रहा है, और यही वास्तविकता में सरकार करने की कोशिश भी करती है। और ये हमें क्या है हेल्प करते हैं पॉलिसी बनाने में। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है रियलाइज की एक बैलेंस्ड मिक्स टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व, जबकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो बैकबोन हमारे गवर्नमेंट की इनकम। तो देख सकते हैं हम क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्ट एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स है बजट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। फेयर एंड एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंश्योर किया जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये स्ट्रक्चर ना सिर्फ हेल्प करता है हमारे गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोग्राम के लिए, बट आल्सो प्रमोट करता है इक्वलिटी और जस्टिस के थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी में।